Welcome back in another lecture of Polity. For latest update, you can follow us on our Telegram channel or on our website that is www.aroraias.com. और अगर आप PGP बैच ज्वाइन करना चाहते हैं then you can contact on these numbers. और इन माइंड मैप्स को परचेज करने के लिए you can check it on Flipkart and Amazon. So स्टार्ट करते हैं आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इंटरस्टेट रिलेशंस. तो जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में देखा था कि जो हमारा इंडिया है उसमें फेडरल सिस्टम है, यानी कि सेंटर एंड स्टेट दोनों की पावर्स को डिवाइड किया गया है. तो उसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए सिर्फ सेंटर एंड स्टेट्स में रिलेशन अच्छा होना जरूरी नहीं है. ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर एंड स्टेट्स में ही कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन हो, बट उस चीज के लिए स्टेट्स में भी जो है हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए. तो उस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं. उनमें से फर्स्ट है एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, कि अगर कोई पानी को लेकर डिस्प्यूट होता है स्टेट्स में तो उसके बारे में. कोऑर्डिनेशन थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, तो स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए इंटरस्टेट काउंसिल बनाई गई थी. एंड म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कि किसी भी स्टेट के जो पब्लिक एक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको म्यूचुअल रिकॉग्निशन दी जाएगी, यानी कि हर स्टेट में उनकी इज्जत की जाएगी. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि अगर कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ ट्रेड कर रही है तो वो फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी वगैरह नहीं लगाई जाएगी. तो अब हम इसको वन बाय वन जो है वो अब देखेंगे. नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया था कि जो जोनल काउंसिल है हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. और बाद में एक जोनल काउंसिल बनाई गई पार्लियामेंट के द्वारा स्टेट्स में कोऑर्डिनेशन एंड कॉर्पोरेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, प्रमोट करने के लिए. तो हम वन बाय वन इन प्रोविजंस को देखते हैं. फर्स्ट है हमारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट. आर्टिकल 262 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में दे रखा है. और इसके अंदर दो प्रोविजंस दे रखी हैं. फर्स्ट है कि पार्लियामेंट में by law provide for the adjudication of any dispute or complaint with respect to the use, distribution and control of water of any interstate river and river valleys. कि अगर किसी दो स्टेट्स में या फिर दो से ज्यादा स्टेट्स में पानी को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं, उसके यूज को लेके, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर उसके कंट्रोल को लेके, तो उसके लिए लॉज कौन बनाएगा? पार्लियामेंट. नेक्स्ट आता है हमारा कि पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट, कि अगर वाटर डिस्प्यूट को लेकर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और अदर कोर्ट जो है वो नहीं देखेगा. उसके लिए जो लॉज होंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकता है. नेक्स्ट आता है कि अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट ने दो लॉज बनाए थे इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेके. फर्स्ट था हमारा द रिवर बोर्ड एक्ट 1956. इसमें क्या कहा गया था कि द प्रोवाइड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज, की जो रिवर्स और रिवर स्टेट की वैलीज के पानी को डेवलप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए रिवर बोर्ड्स बनाए जाएंगे. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो इन रिवर बोर्ड्स को एस्टैब्लिश करेगी, बट कब? जब कोई स्टेट इसके लिए रिक्वेस्ट करेगी. अगर स्टेट्स रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारी इस रिवर के लिए रिवर बोर्ड्स बना दीजिए, तो ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिवर बोर्ड बनाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956. तो इसमें भी क्या था? एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इन रिलेशन टू द वाटर ऑफ एन इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज. कि यहाँ पे भी जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती है. किस चीज के लिए?
अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है पानी को लेकर 2 या फिर 2 स्टेट्स से ज़्यादा स्टेट्स में, तो उस चीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो ट्रिब्यूनल सेटअप कर सकती थी। और ये जो ट्रिब्यूनल थी, अगर जो भी वो डिसीजन लेती वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता, और उस डिसीजन को हम सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी अभी तक उसने 9 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल सेटअप कर चुकी थी। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 में दे रखा है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इंटरस्टेट काउंसिल्स। जितने भी इंटरस्टेट काउंसिल के प्रोविजंस है उसको सेटअप करने के बारे में वो सारा आर्टिकल 263 में दे रखा है। इसमें और क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश सच अ काउंसिल इफ एनी टाइम इट अपीयर्स टू हिम दैट पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी सर्व बाय इट्स एस्टैब्लिशमेंट। प्रेसिडेंट को अगर कभी भी ये लगता है कि अगर वो काउंसिल सेटअप करेगा तो वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेंगे, उसके एस्टैब्लिशमेंट जो होगी वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करेगी, तो वो जब चाहे कोई भी काउंसिल सेटअप कर सकता है। एंड आर्टिकल 263 स्पेसिफाई दैट द ड्यूटीज दैट कैन बी असाइंड टू इट। और आर्टिकल 263 में और क्या दे रखा है कि इस इंटरस्टेट काउंसिल की कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी। फर्स्ट होगी इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइज अपॉन द डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन द स्टेट्स, कि अगर स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसको जो स्टेट इंटरस्टेट काउंसिल होगी वो इंक्वायर करेगी, और इंक्वायर करने के बाद उस पर अपनी एडवाइस भी देगी। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेटिंग एंड डिस्कसिंग सब्जेक्ट इन विच स्टेट्स और सेंटर्स एंड द स्टेट्स हैव द कॉमन इंटरेस्ट। कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें स्टेट एंड सेंटर का कॉमन इंटरेस्ट है तो उसको भी ये काउंसिल क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट आता है मेकिंग रिकमेंडेशंस अपॉन एनी सच सब्जेक्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन अपॉन इट, कि यहाँ पे और क्या करेगी ये काउंसिल, किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी रिकमेंडेशन देगी और पर्टिकुलरली उस सब्जेक्ट पे जो कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए जरूरी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरस्टेट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट, कि कैसे इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इंटरस्टेट काउंसिल जो थी वो सरकारिया कमीशन में उसकी एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रांगली जो बात की गई थी, स्ट्रांगली रिकमेंड किया गया था अंडर आर्टिकल 263, और इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन से मेंबर्स हैं इंटरस्टेट काउंसिल में? फर्स्ट आता है जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन होता है, और जो सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वो यूनियन टेरिटरीज जिन पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स, और स्टेट के गवर्नर्स, गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, यानी कि वो स्टेट्स जो प्रेसिडेंट रूल के अंडर चल रही हैं उनके गवर्नर्स। नेक्स्ट आता है 6 कैबिनेट सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यहाँ पे क्या होंगे, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे जिनमें होम मिनिस्टर्स भी होंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि ये जो काउंसिल है वो साल में 3 बार मिलती है। अगला टॉपिक है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। The jurisdiction of each state is confined to its own territory, कि किसी भी स्टेट का कोई भी पब्लिक एक्ट या फिर रिकॉर्ड है या फिर उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो सिर्फ उसकी खुद की टेरिटरी तक ही रहती है। दैट इज द एक्ट ऑफ वन स्टेट मे नॉट बी रिकॉग्नाइज इन अनदर, कि मान लीजिए कि किसी एक स्टेट का कोई लॉ है बना है तो हम उसको दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इस चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज दे रखा है दैट इज फुल फेथ एंड क्रेडिट, आर्टिकल 261 के अंदर। इसका क्या मतलब है, टू गिव फुल फेथ एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंट्रल एंड एवरी स्टेट, कि सेंटर हो, बिकॉज सेंटर की जो भी लॉज होंगे, पब्लिक एक्ट्स होंगे, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, उनको तो हर स्टेट में जो है फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलेगा। बट यहाँ पे और क्या बात की गई है कि हर स्टेट का जो पब्लिक एक्ट होगा, रिकॉर्ड होगा या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी,
उनको भी जो दूसरी स्टेट्स में फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा। यहाँ पे पब्लिक एक्ट का क्या मतलब है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाता है, कोई भी लेजिस्लेचर लॉ या फिर एग्जीक्यूटिव, कोई भी रिकॉर्ड यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह इशू करते हैं, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो गई, यानी कि कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दी है, तो वो जो सारी होंगी, चाहे वो किसी स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, तो वो दूसरी स्टेट में भी उसको फुल फेथ एंड क्रेडिट दिया जाएगा, यानी कि किसी की निंदा नहीं की जाएगी वहां पे। बेशक वो एक स्टेट जो है चाहे वो उसको अप्लाई कर सकती है अपने वहां पे, अगर चाहे तो ना करे, बट उसको फुल फेथ एंड उसको क्रेडिट देना होगा। तो यहाँ पे बता रखा है कि पब्लिक एक्ट में क्या क्या आता है, लेजिस्लेटिव कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन गवर्नमेंट का, पब्लिक रिकॉर्ड में क्या आता है, कोई भी ऑफिशियल बुक, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है कोई भी रजिस्टर बनाता है या रिकॉर्ड देता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसको हम पब्लिक रिकॉर्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है द मैनर इन विच and the condition under which such acts, records and proceedings are to be proved and their effect determined would be as provided by the law of parliament। कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट को किसी दूसरे स्टेट्स में जो रिकॉर्ड्स थे, एक्ट्स थे या फिर पब्लिक प्रोसीडिंग्स थी, उनको अपने स्टेट में अप्लाई करना है, तो उसके लिए जैसे पार्लियामेंट में लॉज बता रखे होंगे, जैसे पार्लियामेंट में प्रोविजंस दे रखी होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग ही, उन्हीं कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही दूसरी स्टेट में अप्लाई होंगी। नेक्स्ट आता है फाइनल जजमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन द इंडिया। दो टाइप्स के कोर्ट होते हैं, फर्स्ट इज सिविल कोर्ट जहाँ पे नॉर्मल केसेस चलते हैं, सेकेंड इज क्रिमिनल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट्स की जो भी जजमेंट्स होंगी, ऑर्डर्स होंगे किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट्स के, तो वो दूसरी स्टेट्स में भी उनको इजीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, बिकॉज जो सिविल के केसेस होते हैं उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, वो मोस्टली सेम होती हैं। बट जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उन पे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बारे में आर्टिकल 301 से लेके 307 में बात कर रखी है एंड इट डील्स विद द पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में ट्रेड कैसे होगा, कॉमर्स, इंटरकोर्स कैसे होगा। एंड आर्टिकल 301 में क्या दे रखा है, डिक्लेयर दैट द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, कि कोई भी ट्रेड जो होगा इंडिया में विद इन द स्टेट्स वो फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगेगी। The freedom under this provision is not confined to interstate trades, commerce, but also extend to intrastate trade। Means कि इस प्रोविजन के अंदर जो फ्रीडम दे रखी है फ्री ट्रेड की, वो सिर्फ इंटरस्टेट ट्रेड के लिए नहीं है। इंटरस्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि बिटवीन द स्टेट्स, कि जो स्टेट्स के में जो ट्रेड होगा सिर्फ उस पर वो प्रोविजन लागू नहीं होगी, जो इंट्रा स्टेट ट्रेड भी हो रहा है, यानी कि किसी स्टेट में ही जो ट्रेड हो रहा है उस पे भी ये लागू होगी। नेक्स्ट आता है द फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 301 इज अ फ्रीडम फॉर फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो आर्टिकल 301 के अंदर फ्रीडम दे रखी है फ्री ट्रेड की, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं आर्टिकल 302 से लेके आर्टिकल 305 तक इन द पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनको हम आगे देखेंगे कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। फर्स्ट है द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स बिटवीन स्टेट्स और विद इन द स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जब चाहे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अगर उसको लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है, तो पार्लियामेंट अपनी पावर से वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। नेक्स्ट आता है द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कि दूसरा क्या है, पार्लियामेंट के बिना जो स्टेट है वो भी अपने लेजिस्लेचर से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, बट ऐसे बिल को सबसे पहले प्रेसिडेंट की सैंक्शन के लिए भेजेगा गवर्नर, उसके बाद ही ये बिल जो है वो पास होगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर स्टेट्स और यूटी टू एनी टैक्स टू विच सिमिलर गुड मैन्युफैक्चर इन दैट स्टेट आर सब्जेक्ट्स,
यहाँ पे क्या कहा गया है, मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में कोई गुड्स जा रही थी, तो वो दूसरी स्टेट ने उस पे टैक्स लगा दिया। तो जो पहले वाली स्टेट थी वो भी ऐसा कर सकती है कि दूसरी स्टेट से जो गुड्स उसकी स्टेट में आ रही हैं तो वो उस पे भी टैक्स लगा सकती हैं, बट अब तक ऐसा कहीं भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा, द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर कैरिंग ऑन एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री एंड सर्विस वेदर टू एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजन्स एंड अदरवाइज। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसी भी बिजनेस को, किसी भी इंडस्ट्री या सर्विसेज को पूरी अपने कंट्रोल में ले सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन सा एक्ट? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और इस जोनल काउंसिल के थ्रू कंट्री को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया, दैट इज नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न, एंड प्रोवाइड अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। और हर जोन के लिए एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड की गई। कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं जिस टाइम हमारी कोई जोन बनाई जाती है? फर्स्ट है द नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री नेचुरल कैसे डिवाइड हो रखी है। द रिवर सिस्टम एंड द मीन ऑफ कम्युनिकेशन, कि रिवर्स कौन कौन सी है, रिवर्स का अच्छे से ध्यान, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह का, कि वहाँ पे प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट उनके कल्चर, उनकी लिंग्विस्टिक एफिनिटीज होगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जोनल काउंसिल के मेंबर्स। जोनल काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द जोन, यानी कि उन जोन्स के चीफ मिनिस्टर्स, 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन्स, और बाकी 2 और मिनिस्टर स्टेट्स के। नेक्स्ट यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी कि जो जोन में यूनियन टेरिटरीज आती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स। नेक्स्ट आते हैं इन मेंबर्स के अलावा कुछ एडवाइजर्स जो जिनको वोट का अधिकार नहीं होता। फर्स्ट है द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन के द्वारा पर्सन नॉमिनेट किया जाता था, और अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया है। नेक्स्ट है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट इन द जोन, यानी कि जोन के अंदर जो भी स्टेट गवर्नमेंट आती है उसका चीफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ ईच स्टेट इन द जोन, यानी कि जोन के अंदर जो स्टेट्स आती हैं हर स्टेट का डेवलपमेंट कमिश्नर। जो जोन काउंसिल है, जोनल काउंसिल, इसका एम क्या है? प्रमोटिंग कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड द सेंटर, कि जो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सेंटर है उनमें कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना के रखा जाए। They discuss and make recommendations regarding matters like economic, social planning, linguistic minorities, border disputes and interstate transport। और क्या काम करती है ये जोनल काउंसिल? अपनी रिकमेंडेशंस देती हैं कौन कौन से मैटर्स पे? इकोनॉमिक मैटर्स पे, किसी सोशल प्लानिंग पे, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर हो रहे हैं स्टेट्स या स्टेट्स एंड सेंटर्स में उनके लिए। नेक्स्ट इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल। नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल को एक अलग पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया था। कौन सा एक्ट था वो? नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। और इस एक्ट काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। और ये जो काउंसिल है वो भी सेम एज अ जोनल काउंसिल ही काम करती है, बट यहाँ पे इसके कुछ एडिशनल फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट है द फॉर्मुलेट अ यूनिफाइड एंड कोऑर्डिनेटेड रीजनल प्लान कवरिंग मैटर्स ऑफ कॉमन इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है रिव्यू periodically the measures taken by the member states for maintenance of security and public order in the regions। क्या करेगी यहाँ पे वो? जितने भी मेजर्स लिए जाते हैं मेंबर स्टेट्स के द्वारा उनको रिव्यू करेगी periodically। किस चीज के लिए लिए जाते हैं वो मेजर्स? सिक्योरिटी के लिए या फिर उस रीजन के पब्लिक ऑर्डर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।